तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो बायोलॉजी जो हमारा है उसका 1, 2, 3 चैप्टर तक के का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं पहला चैप्टर पे, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। पहला चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। ओके, तो इसी का हम आज पहले देखेंगे, उसके बाद दूसरा का भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा, पहले क्वेश्चन ये है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पतियों में जो है से गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रंध्र में होता है। कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है, रंध्र। ऑप्शन बी, रंध्र। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, यानी कि सबसे पहले जो है से कितना अथी में देखा जाता है? तो इसका जो है 10 गुने, मतलब कितना पावर पर देखा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो 10 गुने पर दिखा जाता है। कितने गुने पर? तो 10 गुना पे। कितना गुना? 10 गुना। ठीक है, ऑप्शन बी। तो हो जाएगा कितना? 10 गुना। ठीक है जी, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तीसरा क्वेश्चन ये है कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है? यानी कि थक्का जो रक्त जो होता है उसको क्या करता है? जमाने का काम करता है। ठीक है, थक्का करने का काम करता है। तो कौन सा काम करता है? तो लसिका करता है। ठीक है, कौन करता है? लसिका। यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है कि इसका जो आंसर हो जाएगा से लसिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो लसिका होगा। अब देखे होते हैं लसिका क्यों होगा, तो आप लोग देखते होंगे कि जैसे मान के चलिए घाव हो जाता है कभी, या हमारा पैर कट जाता है, कुछ भी जो होता है, तो लसिका के कारण ही जो होता है क्या, उस घाव भर जाता है दोबारा, पुनः हमारा शरीर जो होता है से वैसा बन जाता है। ठीक है, लसिका और रक्त और लसिका में अंतर जो है इस वीडियो में हम करवा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग जब उसको जाकर के देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ओके। हम अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है कि रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी हृदय से जो रक्त का को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो देखते हैं पहले, इसका जो आंसर हो जाएगा नीले के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो नीले। तो नीले के द्वारा होता है, यानी कि नीले के द्वारा ही क्या किया जाता है कि शरीर से, यानी कि मतलब जो रक्त होता है पूरे शरीर में भेजा जाता है, यानी हाथ पैर जो भी होता है, जितना भी हमारे शरीर में रक्त वाहिनियां होते हैं, उन सभी के माध्यम से। ठीक है, तो नीले के द्वारा। ओके, 55 नंबर सवाल ये है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी कि पादप में जो होता है वो क्या होता है कि जाइलम उत्तरदायी होता है। किसके लिए? जाइलम जो होता है जल के वहन के लिए। किसके लिए होता है? तो जल के वहन के लिए। यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यानी कि जाइलम के लिए, जाइलम वहन के लिए, यानी कि जल को ले जाने वाले को जाइलम कहा जाता है और खाद्य पदार्थ को ले जाने वाले को फ्लोएम कहा जाता है। वही का बात कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? यानी कि ऊर्जा के रूप में क्या हो रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सेल का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर देखते हैं हम, क्या होता है? एटीपी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एटीपी, जो ऊर्जा का क्या होता है? स्रोत होता है, हम कह सकते हैं, या कोशिका का होता है भंडार कह सकते हैं, ये सब कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कौन सा हो जाएगा? एटीपी हो जाएगा, एटीपी, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ओके। अगला सवाल पे चलते हैं हम। आहार नाल का सबसे लंबा भाग। अब देख रहा सवाल ये है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग का बात कर रहा है, यानी कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। कौन सा भाग है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो छोटी आंत होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा भाग होता है? तो छोटी आंत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन बी, छोटी आंत। क्लियर, ओके।
तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। अगला सवाल ये है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो है सो आवश्यक होता है CO2 होता है, क्लोरोफिल होता है, सूर्य प्रकाश होता है, इनमें सभी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए, यानी कि जो इनमें सभी हो जाएगा। कौन सा होगा, इनमें सभी, यानी कि हमको सब कुछ चाहिए ना, पेड़ पौधा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है, जल भी चाहिए होता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होता है। तो इस सब के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। कौन होगा बुआ, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, इनमें से सभी। क्लियर है, ओके। हाँ, तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अगला सवाल पे चलते हैं हम कि ऑक्सीन है, ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन जो है से क्या है। सवाल ये है कि ऑक्सीन जो है से क्या है। तो वसा है, एंजाइम है, या फिर क्या हार्मोन है, या कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीन जो है से एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हार्मोन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन किस में होता है, ठीक है। तो द्विखंडन जो होता है से आप बताओ, अमीबा में होता है, पैरामेसियम में होता है, या क्या होता है, लिस मेनिया में होता है, या इनमें से सभी में होता है। तो किस में हो जाएगा, तो अमीबा में होता है। हम बताए थे अमीबा, अमीबा के बारे में पढ़ाए थे ना। तो अमीबा में ये क्या होता है, द्विखंडन होता है, यानी दो भाग में वो टूट सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके शरीर का कोई आकार नहीं होता और निश्चित आकार का प्राणी होता है, इसीलिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अमीबा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब आते हैं हम अगला सवाल पे। अगला सवाल ये है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। तो इथाइल अल्कोहल जो है से किस प्रकार के शोषण में बनता है। तो इथाइल अल्कोहल जो होता है से अवायवीय शोषण में बनता है। कौन से शोषण में बनता है इथाइल अल्कोहल, तो अवायवीय शोषण में। किसमें, अवायवीय शोषण, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, आवश्यकता नहीं होता है, उसको अवायवीय शोषण कहते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, सॉरी ऑप्शन बी देखते हैं। क्लियर है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रकाश कवकों में होता है, जंतुओं, हरे पेड़ पौधा या परजीवी में होता है। तो हरे पेड़ पौधा में होता है। पता है सबको कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है से क्या होता है, पेड़ पौधा में होता है। हम लोग में तो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को पूरा क्लोरोफिल है, नहीं ना, नहीं तो हरियरका बन जाते हैं, ठीक है, ओके। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, हरे पेड़ पौधे। क्लियर है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखो, ये हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं से क्या कहलाते हैं, तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं तो उत्पादक कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। कौन से, क्योंकि हम लास्ट चैप्टर में इसका पढ़ा चुके थे कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं क्या होते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं बुआ, तो उत्पादक। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या होना, ए हो जाएगा। क्लियर है, उत्पादक। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। प्रकाश संश्लेषण, देखो अगला सवाल ये है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो होता है से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, और किससे होता है, या डिओक्टियोजन से होता है। तो जल से होता है, ठीक है। जल के द्वारा ही क्या होता है कि जो होता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की क्रिया जो है से बाहर निकलता है। तो ऑप्शन हमारा होना चाहिए यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो मस्तिष्क जो होता है सो उत्तरदायी किसके लिए होता है। तो मस्तिष्क उत्तरदायी जो होता है सो देखते हैं, और सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि देखो मस्तिष्क अगर नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में क्या कब हो रहा है, खाना खाना है, पढ़ना है, लिखना है, या सोना है, या बतियाना है कहीं और हो, तो वो सब बात क्या होगा, पता चलेगा किसके द्वारा, मस्तिष्क रहेगा तब ना, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी, ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी के लिए, सबके लिए उत्तरदायी होता है मस्तिष्क, ठीक है जी, ओके।
अगला सवाल, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम जो है से कहाँ पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है या किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, और के बाद क्या है वर्णी लवक में, और श्वेत रक्त कण में, तो किस में हो जाएगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है से कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में, कहाँ, क्लोरोफिल। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। वृक्क एक भाग है, वृक्क जो है एक भाग है किसके लिए, तो उत्सर्जन के लिए। देखते हैं सवाल है क्या आंसर, उत्सर्जन तंत्र के लिए, परिवहन के लिए, श्वसन के लिए, निष्क्रिय करने, तो उत्सर्जन के लिए। वृक्क के द्वारा क्या होता है कि उत्सर्जन की क्रिया होता है, यानी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे लिए अनावश्यक होता है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए किसका, वृक्क का आवश्यकता होता है। ठीक है, वही का बात कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, उत्सर्जन के लिए। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट सवाल, तो देखते हैं पौधों में, अगला सवाल ये है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि एटीपी जो टूटता है तो उसके द्वारा कितने ऊर्जा मुक्त होता है, तो इसके लिए होता है 30.5 के जी जूल, या कितना होगा, या 305 के जी जूल कह सकते हैं, या 3.5 के जी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी 3.5 के जी। ठीक है, जो ऊर्जा मतलब कैलोरी हम कह सकते हैं, ऊर्जा में जो होता है उसके बात कर रहा है। ठीक है, तो अब अगला सवाल पे आते हैं हम, 19 नंबर। अगला सवाल ये है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो ये सवाल ये है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, कैसे बना रहता है, प्रकृति में संतुलन बनाने के लिए क्या सभी जीव को आवश्यकता है, तो देखते हैं संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, अपघटन क्रिया से, या किससे, इनमें से कोई नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा तो उसके बाद क्या, वही ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो क्या होता है, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो क्या होता है कि पेड़ पौधा लेता है और वो क्या बना करके ऑक्सीजन बना करके हमें रिटर्न देता है। अगर मान के चलो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो रह जाएगा, जिससे क्या होगा, हम लोग का मृत्यु भी हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए हमें जीवित रहने के लिए, इसीलिए। ओके, तो चलते हैं हम अगला सवाल पे। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में जो से कह रहा है से कितने कोष्ठ होते हैं, यानी कि भाग कितना होता है मानव हृदय का, तो मानव हृदय में जो होता है तो 4 भाग होते हैं। कितने भाग, तो देखते हैं 2 3 4, कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि 4, ऑप्शन डी 4 भाग होते हैं। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट सवाल ये है कि मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब दाब है लगभग, यानी कि मानव जो हृदय होता है वो लगभग उसका जो है से औसतन लगभग प्रकुचन दाब कितना होता है, कितना दाब उसका होता है मानव हृदय का। ठीक है, हृदय का तो 120, ठीक है, या 150, 90, इनमें से कोई नहीं, तो 120 होता है। कितना, 120 होता है इसका हृदय दाब। क्लियर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल पे। बाईस नंबर सवाल ये है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, यानी कि पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है वो पौधे के कौन से भाग में होता है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होता है तो पौधे के जो होता है से कौन से भाग में होता है, तो पत्तियों वाले भाग में होता है। कौन से भाग में, पत्तियों वाले भाग में। देखते हो जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि पत्ता में होता है ना, ऑप्शन सी पत्ता में होता है। क्लियर है, अब आते हैं अगला सवाल पे। यह सवाल है कि यकृत में निम्न में कौन सा रस निकलता है, यकृत से जो होता है से कौन सा रस निकलता है, तो यकृत से जो होता है से क्या होता है, यकृत से जो निकलता है से पीत रस निकलता है। यकृत से कौन सा रस निकलता है, पीत रस, यकृत से कौन सा रस, पीत रस। क्लियर है, ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन
सी पीत रस। क्लियर है? ओके, अगला सवाल पे आते हैं हम। चलो, अगला सवाल है कि इसमें से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सवाल देखते हैं, अमीनो अम्ल का, वसा का, ग्लूकोज का, सुक्रोज का। तो ग्लूकोज के द्वारा ही क्या होता है, अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाएगा तो पावर नहीं रहेगा, दम नहीं रहेगा, तो किससे क्या होगा? चुपचाप पढ़ोगे, लिखोगे। नहीं पढ़ोगे ना, बदमाशी करोगे, सर जी हमारा दम ही नहीं चाहिए, कहाँ से पढ़ोगे? ठीक है, एक कहोगे। इसलिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। चलो, अगला सवाल पे आते हैं। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि डायलिसिस के द्वारा जो होता है वो क्या होता है, मान के चलिए डायलिसिस जानते हो ना, हीमोडायलिसिस के बारे में, डायलिसिस के बारे में पढ़ाए थे, ठीक है। तो डायलिसिस के द्वारा क्या होता है कि रक्त जो होता है उसको फ्रेश किया जाता है, ठीक है, साफ किया जाता है, और उसको क्या किया जाता है, उसको फिर से शरीर में भरा जाता है, दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। वही बात कर रहा है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हीमोडायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस। यानी कि रक्त की जो शुद्धिकरण की क्रिया होता है उसी को हम क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्लियर है? ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल ये है, सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता है? यानी कि कौन उपस्थित इसमें नहीं होता है? तो ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, एमिनो अम्ल अथवा एल्यूब्यूनियम। तो कौन सा हो जाएगा? एल्यूब्यूनियम हो जाएगा। और एल्यूब्यूनियम यानी कि ऑप्शन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल पे। तो देखते हैं अगला सवाल है, जीवों के शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है। क्योंकि देखो यहाँ पे हम बताए थे कि जीवों के शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन की जो क्रिया होता है वो क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, और उसके द्वारा जो उत्पन्न अपशिष्ट जो पदार्थ निकलता है उसको अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्सर्जन हो जाएगा। ऑप्शन बी देखोगे आप लोग, ऑप्शन बी कहाँ है? ये है ना, ऑप्शन बी उत्सर्जन की क्रिया हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं अगला सवाल पे। चलो, 28 नंबर, वृक्क की भीतरी नतोदर सतह, वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहाँ जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है, वे क्या कहलाते हैं? तो वे जो है से क्या कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाते हैं? तो हाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। क्लियर है? अब आते हैं ऑप्शन सी लगा लो यहाँ पे, हाइलम। चलो, अगला सवाल पे आते हैं हम। कि निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? यानी कि प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? यूरिया बनता है, यूरिक अम्ल बनता है, यूरिया बनता है, एमिनो अम्ल बनता है, इनमें से सभी। तो क्या बनता है? इनमें से सभी बनता है इसके द्वारा। ठीक है, तो क्या बनता है? इनमें सभी, क्योंकि यूरिक अम्ल भी बनता है, यूरिया भी बनता है, एमिनो अम्ल भी बनता है, और इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल पे। देखो, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो है से रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो फेफड़ा से, वृक्क से, यकृत से, और क्या, श्वास नली से, और किससे? तो यकृत से होता है। कहाँ से? यकृत से। यकृत से ही क्या होता है? यूरिया जो होता है से कहाँ जाता है? तो रक्त में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृक्क से, ऑप्शन बी। यकृत से। ठीक है, लगा लोगे। अब आते हैं अगला सवाल पे। देखो, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो वृक्क जो है किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो उसके बारे में देखते हैं। तो
वृक्क जो है उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? उत्सर्जन, यानी कि उत्सर्जन की क्रिया में ही वृक्क का मुख्य रूप से काम होता है और कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो वृक्क का जो काम है उत्सर्जन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल पे। अब सुनते हैं अगला सवाल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव में आता रहता है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी भाग है। रेजिन जो है से किस पौधे का उत्सर्जी भाग है? तो बबूल का, कनेर का, पीपल का और किसका है? तो चीड़ का हो जाएगा। तो चीड़ का पौधा का नाम सुने हो? चीड़ के पौधा से ही क्या होता है? रेजिन नामक जो पदार्थ निकलता है। चीड़ के पौधा से कौन से पदार्थ निकलता है? तो रेजिन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। ये चीड़ का पौधा से रेजिन नामक पदार्थ निकलता है। क्लियर है? अब आते हैं अगला सवाल। मूल रोम पाए जाते हैं, तो मूल रोम जो है से कहाँ पाए जाते हैं? तो मूल रोम जड़ में पाया जाता है, तना में, दोनों में से कोई में नहीं, या क्या हो जाएगा? तो देखो मूल रोम जो होता है देखते होगे, यानी कि पौधा के मूल रोम कहाँ निकलता है? तो जड़े में ना निकलता है, क्योंकि छोटा छोटा, अब मान को चलो कुछ रोपते हैं, ठीक है, रोपते हैं तो जैसे मान के चलिए कि अब ये पौधा है, ठीक है, मान के चलो ये पौधा आ गया, अब पौधा फूल, मान के चलो फूल है, ठीक है, अब इसमें जड़ ही निकलता है ना, मूल रोम निकलता है, यही कह रहा है। तो क्या हो गया? ये मूल रोम नीचे वाले में निकलता है, जड़ में निकलता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? जड़ हो जाएगा ना। चलते हैं अगला सवाल पे कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग क्या होता है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क है। तो वृक्क है, पता है हमको, सिंपल से वृक्क होगा। उत्सर्जी अंग में कौन हो जाएगा? वृक्क ही होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलो, तो अगला सवाल पे आते हैं कि किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। यानी कि जो है त्वचा जो है से एक उत्सर्जी अंग है, से मतलब किसके कारण? श्वेत के, दूध के, स्लेद के, और क्या हो जाएगा? स्नेह के कारण। तो स्वेद के कारण, किसके कारण हो जाएगा? तो स्वेद के कारण हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं अगला सवाल पे। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? यानी कि किसके माध्यम से होता है? तो वृक्क के, त्वचा से, फेफड़ा से, और किससे हो जाएगा? तो फेफड़ा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ा। ठीक है जी, फेफड़ा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो फेफड़ा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा। चलो अगला सवाल पे। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? यानी कि अमोनिया के साथ मिलकर के यूरिया, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो बनाता है? तो देखते हैं, यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल, ऑक्सीजन, और यहाँ कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा? तो ऑक्सीजन के द्वारा। किसके? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं अगला सवाल पे। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? यानी कि किस प्रकार का अनुवर्तन है ये कह रहा है। तो एंजाइम है, रसायन है, प्लाज्मा है, और रसायन अनुवर्तन है, तो रासायनिक अनुवर्तन होगा, सिंपल सी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो बस इसी का साथ क्या करेंगे, विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तो कहोगे सर इतना बड़ का एक छिट्टा के वीडियो बना दिए हैं, इसलिए छोटा सा वीडियो है। आप लोग क्या करोगे, ये जो भी क्वेश्चन था ये पूरे बायोलॉजी का हो गया ये, ठीक है। हम 2 ही चैप्टर 3 चैप्टर बोले थे, लेकिन ये सारा हो गया, इसलिए क्या करोगे आप लोग, इसको याद कर लोगे, और सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेना के चाहेंगे और कहेंगे बाय बाय।